हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। आज आपका टॉपिक है वाटर H2O। तो देखेंगे वाटर। इसके पहले आपको हाइड्रोजन पढ़ाया गया था, हाइड्रोजन बनाने की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन। उसमें कई रासायनिक अभिक्रियाएँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन से बना एक नया यौगिक आपको देने जा रहे हैं, उसका नाम है H2O, जल। H2O जल एक अत्यंत उपयोगी यौगिक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है, अर्थात यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो देखेंगे, पहले आते हैं हम जल के भौतिक गुण पर। जल की फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। वाटर का भौतिक गुण क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, भौतिक गुण। भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट, जल एक पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन पदार्थ है। जल क्या है? जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी पदार्थ होता है। जल एक अच्छा सॉल्वेंट का कार्य करता है। सॉल्वेंट मीन्स होता है विलायक। विलायक मीन्स होता है कि कोई पदार्थ उसमें यदि मिलाया जाए तो सामान्यतः उसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो इसको डिजॉल्व कर देते हैं उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्लियर? तो जल एक अच्छा विलायक है। शुद्ध जल की विशिष्ट चालकता बहुत कम होती है। यानी शुद्ध जल में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होगा, यानी विद्युत धारा के प्रति यह कुचालक का कार्य करता है। आई बात समझ में? जल को यदि हम ठंडा करते हैं तो जैसे जैसे इसे ठंडा करेंगे इसका आयतन घटता जाता है, लेकिन यह 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जैसे ही टेम्परेचर जाता है वाटर का तो इसका आयतन बढ़ता है। आयतन क्या होता है? बढ़ता है। जैसे आपको एग्जांपल बता दें, एक कंटेनर में आप वाटर भर दो, इसको आप बर्फ़ में जमा दो, तो कंटेनर का जो ढक्कन है वह या तो खुल जाएगा या तो कंटेनर फट जाएगा, प्लास्टिक का होगा। क्योंकि जैसे जैसे 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के नीचे जाएगा आयतन, तापमान वाटर का, वैसे वैसे इसका आयतन बढ़ेगा। यानी पहले तो आयतन घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने पर आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब ये बर्फ़ में परिवर्तित होना शुरू करेगा तो इसका आयतन बढ़ने लगता है और कंटेनर क्या होता है? फट जाता है। यही कारण है ठंड प्रदेशों में जो वाटर के सप्लाई के पाइप होते हैं, ठंड प्रदेशों में ठंडक के दिनों में कड़क ठंडक पड़ने के कारण वाटर उस पाइपों में जम जाते हैं और जिसके कारण ये क्या होते हैं? पाइप फट जाते हैं। अब प्रश्न एक और उठता है कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी में तैरता है, क्यों? तो बर्फ़ का टुकड़ा यही कारण है कि पानी में तैरता है कि बर्फ़ जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे उसका आयतन ज़्यादा होगा, यानी अणुओं के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। इनके बर्फ़ के अणुओं के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होगा तो ये हल्के होंगे और यह पानी की सतह पर क्या होंगे? तैरते दिखाई देते हैं। आई बात समझ में? तो इस प्रकार वाटर के कई गुण रहे। वाटर जो होता है यह आयनित भी होता है। इसका आयनन गुणनफल जो होता है वह होता है 1 × 10⁻⁻14। ये जल का आयनिक गुणनफल है। जल का आयनिक गुणनफल है। आप लोग पिछली कक्षा में क्लास 10th में पढ़े होंगे पीएच शब्द पढ़े होंगे पिछली कक्षा में। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जल का आयनन ऐसे हुआ था, H आयन प्लस OH आयन।
अब इसको हम ऐसे लिखते हैं कि एच आयन इंटू ओ एच आयन इंटू क्या दिया है, ओ एच आयन, ये दिया है। और ऐसे हम कर देते हैं H2O, तो ये हो गया क्या, KW, या फिर इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। देखेंगे कि H2O का आयनन स्थिरांक हम कांस्टेंट मान लें, यानी ध्यान देंगे H2O। अब इसका जो वैल्यू होता है 10 के पावर -7 इंटू 10 के पावर -7 होता है। अब इसको आप ऐसे कर दें तो H2O बराबर हो जाएगा, H2O बराबर हो जाएगा 10 के पावर -14। तो H2O को हम KW भी लिख सकते हैं। KW बराबर, इसे हम 1 इंटू 10 के पावर -14 भी कर सकते हैं। K जल का आयनिक गुणनफल होता है। तो ध्यान देंगे, शुद्ध जल उदासीन होता है, शुद्ध जल जो होता है ये उदासीन होता है। अब आते हैं जल के रासायनिक गुण के, किस पर, जल के रासायनिक गुण पर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जल का आयनिक गुणन फल के बाद आपका टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, जल का रासायनिक गुण। तो देखेंगे नंबर 1, इसका वैद्युत अपघटन करेंगे। तो जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होता है। ये है, देखिए H2O, तीर लगाएंगे, इसे लिखेंगे वैद्युत अपघटन। क्या है, वैद्युत अपघटन, H2+O। तो ये H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये कैथोड पर और ये एनोड पर क्या होगा, मुक्त होगा। आगे बात समझ में। दूसरा नंबर है, ध्यान देंगे, दूसरा रासायनिक गुण इसका क्या है। दूसरा रासायनिक गुण है सोडियम के साथ क्रिया, यानी रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ H2, सोडियम Na, रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम के साथ क्रिया। तो सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर यह हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो सोडियम का जल के साथ क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। आपको बता दें कि सोडियम जैसे ही जल में डाला जाता है तो सोडियम जलने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि पानी में आग लग गया, ऐसा नहीं होता, बल्कि होता यह है कि जैसे सोडियम आप जल में डालोगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा, और रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा। तो हाइड्रोजन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, तो जो रिंग आकार का छल्ला बनता है उसके अंदर ऊष्मा इतनी ज़्यादा होती है कि उस ऊष्मा में हाइड्रोजन स्वयं जलने लगता है। तो जल नहीं जलता बल्कि हाइड्रोजन जलता है। तो सोडियम और जल की रिएक्शन के बाद
जो हाइड्रोजन गैस बनता है वो तब तक जलता रहता है जब तक हाइड्रोजन समाप्त ना हो जाए। तो हाइड्रोजन जैसे ही समाप्त होता है तो सोडियम का जलना बंद हो जाता है। तो हम तीसरा रिएक्शन आपको बताते हैं। तीसरा रिएक्शन है रक्त तप्त कार्बन के साथ क्रिया। तो देखेंगे रक्त तप्त कार्बन यानी धधकती हुई कोयला, कोयला जानते हैं आप लोग ना, कोयला कैसे जलाते हैं। तो रक्त तप्त कार्बन में जब हम H2O डाल देते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बना लेता है। रक्त तप्त कार्बन में, कहाँ पे, रक्त तप्त कार्बन में। तो रक्त तप्त कार्बन में जब हम H2O मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को हम भाप अंगार गैस भी कहते हैं। तो रिएक्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे हम आपको रिएक्शन बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे रिएक्शन हम आपको बताते हैं सोडियम ऑक्साइड के साथ क्रिया। रिएक्शन विथ सोडियम ऑक्साइड Na2, रिएक्शन विथ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो देखेंगे सोडियम ऑक्साइड के साथ जल की क्रिया कराने पर यानी H2O का क्रिया कराने पर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। देखो दो सोडियम परमाणु है, दो सोडियम यहाँ है, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन यहाँ है। तो इस प्रकार बन गया क्या, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अगला रिएक्शन है सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया। रिएक्शन विथ सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान देंगे जल का सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। देखिएगा SO3 प्लस H2O, सल्फर ट्राइऑक्साइड और जल के साथ क्रिया कराएंगे तो बनाएगा H2SO4। ठीक, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्लियर। रिएक्शन देखते चलेंगे, रिएक्शन नोट भी कर लिया करेंगे। अब हम आपको नोट्स नहीं अवेलेबल करा पाएंगे, आपको अपने आप नोट्स बनाना है, लेक्चर सुन के नोट्स बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा अगला रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5। तो देखेंगे जल का नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड यानी N2O5, यही नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसके साथ जल का क्रिया कराएंगे तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल। ठीक, ये नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। तो क्या होता है जब नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की क्रिया जल के साथ कराया जाता है तो बनता है नाइट्रिक अम्ल। ओके। अगला रिएक्शन है कैल्शियम फास्फाइड के साथ क्रिया यानी रिएक्शन विथ Ca3P2, कैल्शियम फास्फाइड के साथ क्रिया। ठीक, तो कैल्शियम फास्फाइड के साथ क्रिया कराने पर फास्फीन बनता है। ठीक है, तो आपको एक रिएक्शन हम ये पढ़ा चुके हैं, इसके पहले अगली कक्षा में 12th क्लास में आपको मिलेगा फास्फीन जब पढ़ाएंगे। तो ध्यान देंगे Ca3P2 प्लस H2O ये बन गया आपका फास्फीन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, दो तीन बातों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। पहले आप देखेंगे कि यहाँ कैल्शियम कितना है, 3 है। अच्छा, इधर हमको कुछ लगाना है कि नहीं लगाना है ये तो बात की बात है। यहाँ कैल्शियम 3 है तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। ओके राइट।
यहाँ फास्फोरस 2 है तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब देखते हैं क्या हाल है समीकरण का। तो हाइड्रोजन के देखते हैं तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन है, 3 दूना 6, और यहाँ 2 हाइड्रोजन तो 2 3 6, यानी 6 6 12 हाइड्रोजन। तो यहाँ हम यदि 6 लगाते हैं तो 6 दूना 12। तो इस प्रकार समीकरण क्या होगा, बैलेंस हो गया। तो ये कैल्शियम फास्फाइड का जल के साथ क्रिया कराएंगे तो फास्फिन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। आगे बात समझ में। तो ये आपका है रिएक्शन। अब हम आपको बताते हैं जल के अन्य गुण। जल के अन्य गुण, जैसे जल अपने नेचर के आधार पर 2 प्रकार का मुख्य गुण व्यक्त करता है, यानी इसके मुख्य 2 गुण हैं। इस रिएक्शन को आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, देखेंगे क्या है वो, बता दें, ध्यान दीजिएगा कि जल नेचर के आधार पर 2 प्रकार के गुण व्यक्त करते हैं। कौन कौन? एक अपनी कठोरता का एग्जाम्पल देते हैं और एक अपने मृदुता, यानी मृदु जल होता है, मृदुता का व्यवहार करते हैं। जैसे आप लोग हो, कभी कभी लड़ लेते हो, झगड़ लेते हो, कोई प्रेम से बोलता है तो कहते हैं कि इनके अंदर मधुरता है, ये बहुत रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वाटर भी होता है, ध्यान दीजिएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल भी 2 प्रकार के गुण व्यक्त करते हैं। क्या गुण व्यक्त करते हैं? एक कठोर जल और एक मृदु जल। तो जल 2 प्रकार के होते हैं, एक कठोर जल होता है और एक मृदु जल होता है। तो हम आपको बताते हैं पहले मृदु जल क्या है। वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे हम क्या कहते हैं, मृदु जल कहते हैं। और वह जल जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है उसे हम कठोर जल कहते हैं। साबुन के साथ झाग नहीं देता है यानी यह क्या है, कठोर जल है। देखेंगे किसी भी जल में जो कठोरता होती है, किसी भी जल में जो कठोरता होती है वो उसमें सोडियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सोडियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट घुले होने के कारण होता है। यानी कि जल में यदि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट CaSO4 घुला है तो उसमें कौन सा गुण उत्पन्न होगा, कठोरता। यानी कठोर जल में ये सब सारे यौगिक पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जल की कठोरता व्यक्त कैसे होती है। देखेंगे साबुन जो होता है वो स्टीरिएट अम्ल का सोडियम साल्ट होता है। आइए देखते हैं स्टीरिएट अम्ल क्या है, C17H35 COOH, इसका नाम क्या है, स्टीरिएट अम्ल। और जैसे ही यह सोडियम का साल्ट बनता है, यानी हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और सोडियम लिख दिया जाए, ये बन जाएगा क्या, स्टीरिएट अम्ल का सोडियम साल्ट। ये क्या है, साबुन है। अब साबुन को पानी में घोलना है। अब पानी में घोलेंगे तो पानी में आपको क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, पानी में कैल्शियम क्लोराइड मिल गया या सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मिल जाए या कैल्शियम सल्फेट मिल जाए, यानी कुछ भी इनमें से मिल जाए। तो आइए हम कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं जो साबुन पानी में क्या है, उपस्थित है। क्योंकि इस साबुन को जो स्टीरिएट अम्ल का सोडियम साल्ट है वो तो साबुन है। अब पानी में इसे घोलना है। अब देखना है कठोर जल है कि मृदु जल है, यानी झाग देगा कि नहीं देगा। तो यदि पानी में कैल्शियम क्लोराइड घोला है यानी कठोर जल है तो झाग नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, आइए देखते हैं। तो यह करता क्या है, यह बना लेता है, देखेंगे C17
C17H35 COO का होल ट्वाइस Ca। अब ये कैल्शियम स्टीरिएट का साल्ट बनाता है। ये क्या बनाता है? कैल्शियम स्टीरिएट, ऐसे लिखा जाता है, कैल्शियम स्टीरिएट का ये क्या है? साल्ट। अब ये क्या है? पानी में अवक्षेपित हो गया, अवक्षेप मिला। जैसे ही आप स्टीरिएट अम्ल के सोडियम साल्ट को, यानी सोडियम स्टीरिएट को आप कठोर जल में मिलाएंगे जिसमें कैल्शियम क्लोराइड घुला है, तुरंत बना लेगा कैल्शियम स्टीरिएट साल्ट बनाएगा, जो कि क्या है? अवक्षेप है, यानी वह पानी में अवक्षेपित हो जाएगा। तो झाग कहाँ से उत्पन्न देगा? आ गई बात समझ में? और बन गया आपका 2Na। क्या बन गया? 2Na। तो 2NaCl तो विलेय है, वाटर में घुल जाएगा, लेकिन ये क्या है? अवक्षेप है। तो इस प्रकार यह झाग नहीं देता है। जल में आप मिलाओगे तो साबुन झाग नहीं दिया तो हम कहते हैं क्या? कि जल क्या है? कठोर जल है। और यदि झाग देता है तो कहते हैं मृदु जल है। तो जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। तो हम आपको पहले बता देते हैं अस्थायी कठोरता और फिर बताते हैं स्थायी कठोरता। तो कठोरता के बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। इतना आप लोग नोट्स बनाएंगे और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप लोग होमवर्क करके बताया कीजिए। अधिकांश स्टूडेंट तो होमवर्क ही नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आपको ठीक है गुड शॉट लग।